आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था रीतिकाल और रीतिकाल के महान आचार्य केशव के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल के दूसरे आचार्य भूषण के बारे में। भूषण रीतिकाल के बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं और भूषण एक ऐसे कवि हैं जो इस श्रृंगारिक युग में पूरी तरह से वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं लेकर आपके सामने आएंगे। भूषण की रचनाओं में ओज और वीरता भरी हुई है। उनकी रचनाओं में शौर्य देखने को मिलेगा, उनकी रचनाओं में देशभक्ति देखने को मिलेगी और भूषण इस युग के वास्तव में ही राष्ट्र कवि हैं। भूषण अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं परीक्षाओं की दृष्टि से भी। परीक्षाओं में अनेक बार भूषण के बारे में पूछा जाता है, अनेक क्वेश्चन भूषण को लेकर आते हैं। तो आप लोग भूषण के बारे में जानने के लिए तैयार रहिए, भूषण की रचनाओं के बारे में पढ़ने के लिए तैयार रहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। आचार्य भूषण। भूषण का जन्म संवत 1670 संवत में तिकवापुर नगर में हुआ, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में है, और भूषण की मृत्यु संवत 1772 में हुई। फिर बता रहा हूँ, भूषण का जन्म संवत 1670 तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु संवत 1772 में हुई। भूषण के पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। पंडित रत्नाकर त्रिपाठी, इसलिए भूषण को उप रत्नाकर के नाम से भी जाना जाता है। भूषण के आश्रयदाता महाराज छत्रपति शिवाजी, उनके पुत्र साहू जी, छत्रसाल बुंदेला और राजा रुद्रदेव सोलंकी रहे। मुख्य रूप से भूषण के आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी रहे और छत्रपति शिवाजी के पास ही उनका सबसे ज़्यादा समय व्यतीत हुआ। भूषण ने अपना ज़्यादा समय महाराज छत्रपति शिवाजी के आश्रय में बिताया और इनके बाद उनका जो ज़्यादा समय था वह छत्रसाल बुंदेला के पास गुजरा। तो अगर पूछा जाए कि भूषण किनके आश्रित कवि हैं, तो सबसे ज़्यादा समय जो है भूषण ने छत्रपति शिवाजी के पास बिताया है और छत्रपति शिवाजी के आश्रित कवि कहे जा सकते हैं। महाराज छत्रसाल बुंदेला के पास भी इन्होंने अपना काफ़ी समय व्यतीत किया है। तो अगला प्रश्न बनता है, भूषण किस मुगल शासक के समकालीन हैं? तो उत्तर बनेगा औरंगजेब। भूषण औरंगजेब के समकालीन हैं। भूषण औरंगजेब के समकालीन हैं। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? भूषण को ये नाम किसने दिया? भूषण का ये नाम वास्तविक नाम नहीं है। भूषण को भूषण नाम किस व्यक्ति ने दिया है? तो ये प्रश्न अनेक बार परीक्षाओं में आया है, तो इस प्रश्न को बड़े ध्यान से सुने, पूरे मनोयोग से सुने। अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आता रहेगा। इन्हें भूषण की उपाधि चित्रकूट नरेश रुद्र साहस सोलंकी ने दी। रुद्र साहस सोलंकी को रुद्रदेव के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में यदि रुद्रदेव आए वो भी सही है, और चित्रकूट के महाराज रुद्र साहस सोलंकी आए वो भी ठीक है। दोनों नाम बिल्कुल सही है, दोनों नाम एक ही व्यक्ति के, रुद्रदेव सोलंकी आए या रुद्र शाह सोलंकी आए, दोनों नाम एक ही रहेंगे। तो फिर कह रहा हूँ, प्रश्न आता है, भूषण की उपाधि भूषण को किसने दिया? भूषण को भूषण के नाम से किसने संबोधित किया? रुद्रदेव सोलंकी ने किया है। अगला है, भूषण का वास्तविक नाम क्या है? भूषण का वास्तविक नाम क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया कि भूषण का भूषण नाम ये वास्तविक नाम नहीं है, ये एक उपाधि है जो चित्रकूट के नरेश रुद्र साहा या रुद्रदेव ने इन्हें दी है। तो भूषण का वास्तविक नाम क्या बनेगा? देखिए, इस प्रश्न को लेकर बड़ी बड़ी मान्यताएं हैं और वास्तविकता तो ये है कि इस प्रश्न के लिए अभी खोज कार्य इतना नहीं हुआ है और ये एक रिसर्च का विषय है कि इनका नाम खोजा जाए। परंतु आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका वास्तविक नाम घनश्याम बताया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम बताया है। फिर कह रहा हूँ, ये नाम किसने दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। परीक्षा में आ चुका है, भूषण का वास्तविक नाम क्या है? DSSB ने पूछा था सन 2016-17 की परीक्षा में कि भूषण का वास्तविक नाम क्या है? तो भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम वर्णित किया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। यदि आपको विकल्प में
भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम मिलता है तो आप इसे टिक कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में इसे आप मान सकते हैं। परंतु फिर कह रहा हूँ, ये नाम केवल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है, बाकी किसी ने भी ये नाम नहीं बताया है। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम है। अब डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इनका वास्तविक नाम क्या बताया है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने भूषण का वास्तविक नाम पतिराम या मनीराम माना है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इनका वास्तविक नाम पतिराम या मनीराम माना है। तो प्रश्न आए कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार इनका वास्तविक नाम क्या है? तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार इनका वास्तविक नाम है पतिराम, जिसे मनीराम भी कहा जाता है। दोनों एक ही हैं और एक ही व्यक्ति ने माने हैं और मानने वाले हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। जैसा मैंने पहले भी बताया कि भूषण का उपनाम उपरत्नाकर भी है। भूषण को उपरत्नाकर के नाम से भी जाना जाता है। अब भूषण के बारे में कुछ और चर्चाएं कर लें। भूषण एक ऐसा कवि है जो इस युग में आपको वीरता की बातें करता मिलेगा, इसीलिए भूषण को वीर रस सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्रिय विद्यार्थियों? वीर रस सम्राट। अगर पेपर में आ जाए कि वीर रस सम्राट किस कवि को माना जाता है, तो उत्तर है वीर रस सम्राट भूषण को माना जाता है। वे पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में वीर रस की कविताएं की हैं। फिर कह रहा हूँ, इस युग में पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस को ब्रज भाषा में उतार दिया है। इनके अलावा ऐसा कारनामा किसी भी कवि ने नहीं किया है जिसने ब्रज भाषा को वीर रस की कविता के लिए अपना लिया है। कोई और कवि ऐसा कारनामा नहीं कर पाया जो ब्रज भाषा में वीर रस की रचनाएं करता है। ये काम केवल भूषण ने किया है। भूषण के अतिरिक्त किसी ने भी ऐसा महान उत्कर्ष कार्य नहीं किया है। एक प्रश्न और आता है परीक्षा में, महाराज छत्रसाल बुंदेला ने किसकी पालकी को कंधा लगाया था? महाराज छत्रसाल बुंदेला ने किसकी पालकी को कंधा लगाया था? तो इसके बारे में उत्तर है भूषण की पालकी को स्वयं महाराज छत्रसाल बुंदेला ने कंधा लगाया था। भूषण को रीतिकाल का राष्ट्र कवि माना जाता है क्योंकि भूषण ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्र को लेकर कविताएं लिख रहे हैं। भूषण ही एक ऐसे कवि हैं जो वीर रस की रचनाएं कर रहे हैं। भूषण ही एकमात्र ऐसा कवि है इस युग का जिसने राष्ट्र को आधार मानकर अनेक रचनाएं लिखी और अन्य कवि केवल श्रृंगार में डूबे रहे। केवल भूषण ही राष्ट्र के लिए लिखते रहे। और भूषण एकमात्र कवि जिन्होंने सबसे ज़्यादा, ध्यान से सुनिएगा, रीतिकाल में भूषण सर्वाधिक अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग करने वाले कवि हैं। ऐसे कवि हैं जिन्होंने रीतिकाल में सबसे ज़्यादा अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग किया है। और कोई कवि अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग रीतिकाल में इतना नहीं कर पाया जितना भूषण ने किया है। अब चर्चा करते हैं भूषण की रचनाओं की। भूषण ने केवल 3 से 6 रचनाएं की हैं। सबसे पहली रचना है शिवराज भूषण। भूषण की प्रथम रचना शिवराज भूषण। शिवराज भूषण बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है। इसको लेकर अनेक परीक्षाओं ने प्रश्न किए हैं। अनेक परीक्षाओं में हमें ये देखने को मिलेंगे कि शिवराज भूषण में क्या है, किसके आधार पर लिखी गई, किसकी प्रशंसा में लिखी गई। तो ये सब बातें शिवराज भूषण के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं शिवराज भूषण। शिवराज भूषण का रचना काल संवत 1730। रचना काल संवत 1730। और किस रचना के आधार पर शिवराज भूषण रचा गया है? शिवराज भूषण जयदेव कृत चंद्रालोक, संस्कृत के कवि हैं जयदेव, उनकी रचना है चंद्रालोक। और मतीराम की रचना है ललित ललाम। ये वही मतीराम है जो रीतिकालीन कवि हैं जिनके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर बता रहा हूँ, 2 रचनाओं के आधार पर भूषण ने शिवराज भूषण लिखा है। पहली है संस्कृत कवि जयदेव कृत चंद्रालोक, व दूसरे हैं रीतिकालीन कवि मतीराम कृत ललित ललाम। दोनों रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चंद्रालोक किसकी रचना है
या चंद्रालोक के आधार पर भूषण ने कौन सी रचना लिखी है, तो भूषण ने चंद्रालोक के आधार पर शिवराज भूषण रचा है और इसका दूसरा आधार ग्रंथ है मतिराम कृत ललित ललाम। इसका छंद है कवित सवैया। कवित सवैया में भूषण ने शिवराज भूषण को रचा है और यह महाराज शिवाजी की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ है और यह भूषण का प्रथम लक्षण ग्रंथ है। भूषण का प्रथम लक्षण ग्रंथ शिवराज भूषण है और इसी रचना के आधार पर भूषण को आचार्यत्व की प्राप्ति हुई थी। इसी रचना को आधार मानकर भूषण को आचार्य कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए, पहला लक्षण ग्रंथ है, दूसरा भूषण को आचार्यत्व इसी रचना पर मिला है और भूषण की यह रचना एक अलंकारिक रचना है जिसमें 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार और 2 चित्र व संकर अलंकार का प्रयोग किया गया है। कुल मिलाकर 104 अलंकारों का प्रयोग इस रचना में हुआ है। भूषण की इस रचना में 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार, 2 चित्र व 1 संकर अलंकार का प्रयोग किया गया है। भूषण की अगली रचना है शिवा बावनी। भूषण की रचना का नाम है शिवा बावनी। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है कि यह रचना शिवाजी को लेकर लिखी गई है। शिवा बावनी महाराज शिवाजी की प्रशंसा में लिखी गई है और बावनी यानी कि 52, तो इस रचना में 52 छंदों का प्रयोग किया गया है, अर्थात 52 पद हैं। केवल महाराज शिवाजी की प्रशंसा की गई है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। 52 पद महाराज शिवाजी की प्रशंसा में लिखे गए हैं शिवा बावनी में। अगली रचना है छत्रसाल दशक। भूषण की अगली रचना का नाम है छत्रसाल दशक। बहुत बढ़िया रचना है और यह रचना महाराज छत्रसाल के आश्रय में वो लिखा गया उनका यशोगान है। छत्रसाल दशक महाराज छत्रसाल के आश्रय में लिखी गई पुस्तक है जिसमें महाराज छत्रसाल का यशोगान किया गया है। तो महाराज छत्रसाल के यशोगान के लिए केवल एक ही रचना है, छत्रसाल दशक, और कोई रचना महाराज छत्रसाल की प्रशंसा में नहीं लिखी गई है। इन्हीं की वीरता का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। इस पुस्तक में जैसा कि नाम से मालूम पड़ता है, इस रचना में केवल 10 छंद हैं, यानी 10 पदों का प्रयोग है। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य पद नहीं पाया गया है। इस रचना में केवल 10 ही पद पाए गए हैं। भूषण की कुछ और भी रचनाएं हैं जिनको लेकर अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं। किसी ने माना कि ये भूषण की हैं और किसी ने माना कि ये नहीं है, परंतु परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं और परीक्षाओं में इन्हें भूषण का ही मानकर पूछा गया है। इन रचनाओं को भूषण की रचनाएं ही मानकर प्रश्न किया जाता है कि रचनाकार का नाम बताइए। तो मैं आपको ये रचनाएं बता रहा हूँ। पहली है भूषण उल्लास, दूसरी दूषण उल्लास और तीसरी भूषण हजारा। इनमें से दूषण उल्लास अनेक बार पूछी गई रचना है, तो इसको याद रखिएगा कि दूषण उल्लास किसकी है, तो ये भूषण की रचना है। फिर कह रहा हूँ, अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं, अलग अलग हैं सभी के। कोई इनको भूषण की रचना मानता है और कोई इनको भूषण की रचना मानने से इनकार कर देता है। परंतु हमें परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है, तो इसलिए हमें इन विवादों में नहीं जाना है और ये मानकर चलना है कि ये सभी रचनाएं भूषण की हैं। और नाम फिर से बता रहा हूँ, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और देखते हैं कि हिंदी के महान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भूषण के बारे में क्या कहा है। आचार्य रामचंद्र जी भूषण के बारे में क्या मानते हैं, आचार्य शुक्ल ने क्या कह दिया भूषण के बारे में। पहला है, भूषण के अलंकार लक्षण अस्पष्ट हैं परंतु उनके उदाहरण उतने ही सरल व सहज हैं। यानी कि भूषण के ने जो अलंकारों का प्रयोग किया है वो इतना स्पष्ट जान नहीं पड़ता, परंतु जो उदाहरण उन्होंने इन अलंकार लक्षणों के आधार पर मानकर लिखे हैं वो बड़े सहज हैं, सरल हैं और पढ़ने वालों को आनंद देते हैं। इसके उदाहरण हम थोड़ी देर में देखेंगे। आगे जब हम इनकी कुछ पंक्तियों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भूषण के अलंकारों को देखने का अवसर प्राप्त होगा। फिर इन्होंने इनकी रचनाओं
का आधार जो था वीरता, शौर्य, यानी कि महाराज छत्रपति शिवाजी व छत्रसाल बुंदेला की जिन वीरताओं का वर्णन इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है, उनको लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक कथन कहा है, जिसका उदाहरण हम कर रहे हैं। इन दो वीरों का मतलब छत्रपति शिवाजी व छत्रसाल बुंदेला, इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। तो भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने भूषण को हिंदी साहित्य में हिंदू जाति का, किसका? हिंदू जाति का एक प्रतिनिधि कवि मान लिया है। किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने। और आपको बताऊं कि ये कोटेशन DSSB पूछ चुका है। ये प्रश्न DSSB ने हरियाणा स्क्रीनिंग में और चंडीगढ़ TGT के परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये कोटेशन आ चुकी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न के बारे में आप अपनी धारणा बना लीजिए कि ये प्रश्न परीक्षाओं में आने का अधिकारी है। आगे पढ़ते हैं कि आचार्य शुक्ल ने भूषण के बारे में और क्या कहा है। आचार्य शुक्ल ने भूषण की भाषा के बारे में कहा है कि भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। यानी कि भाषा में ओज तो पर्याप्त है, परंतु उसमें व्यवस्था नहीं है। वो सही माध्यम से, सही तरीके से, या कहिए कि भाषा में जो लय ताल होना चाहिए कविताओं में, वो भूषण की कविताओं में वो व्यवस्था नज़र नहीं आती। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। उन्होंने फिर कहा कि शिवाजी व छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी कुसामद नहीं कह सकता। यानी कि जो इन्होंने वीरताओं का वर्णन किया है शिवाजी व छत्रसाल की, वो बिल्कुल सही है। वे बिल्कुल उचित बातें इन्होंने इनके बारे में लिखी हैं। फिर वही बात है कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। ये मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो इनमें से कोई ना कोई कोटेशन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि केशव की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो परीक्षाओं में आती हैं, या ये उदाहरण अनेक बार अलंकारों के लिए या किसी भी तरह से पूछे जाते हैं, तो ये पंक्तियाँ आती हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिए। पहली है, पक्षी पर छीने ऐसे पर छीने, वीर बिरही तेरी बरछीने बरछीने है खलन के। पक्षी पर छीने ऐसे पर छीने, वीर बिरह तेरी बरछीने बरछीने है खलन के। ये पंक्ति अनेक बार परीक्षाओं में आई है कि यह किसकी रचना है या किसकी पंक्ति है। तो ये पंक्ति भूषण की है और बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा जाता है, भूषण की दो प्रिय अलंकार हैं श्लेष और यमक, जो बहुत बार भूषण ने पूछे हैं। तो शब्दालंकार का प्रयोग भूषण ज़्यादा करते हैं, शब्दालंकारों को ज़्यादा महत्व देते हैं और इनके शब्दालंकारों की व्यंजना देखते ही बनती हैं। अगली पंक्ति है, त्यों मल्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ये पंक्ति बहुत आती है परीक्षा में, बहुत बार पूछी गई है। त्यों मल्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं, अनेक बार परीक्षा में पूछी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इसको याद रखिएगा। आगे है, शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। शिवा की बड़ाई करूं या बड़ाई करूं मैं छत्रसाल की, ऐसा भूषण लिखते हैं। दोनों एक दूसरे से बड़े योद्धा माने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो अलंकारों की दृष्टि से बार बार पूछी जाती है, वो पद मैं आपको बता देता हूं, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, उसको पढ़ लीजिएगा, मैं बोलकर बता रहा हूँ। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यानी कि वो मंदिर महल को कहा गया है और मंदिर पहाड़ों की गुफाओं को कहा गया है, कि ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में छिपकर रहती हैं। अब दो बार वही शब्द प्रयोग हो गया, अर्थ अलग अलग हो गया, तो यमक अलंकार आपको देखने को मिलता है। अगली पंक्ति है, कंद मूल भोग करें, कंद मूल भोग करें, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। कंद मूल भोग करें, महल में रहकर
उच्च गुणवत्ता के कंदमूल खाती थी, परंतु अब जंगलों में रहकर वे साधारण से कंदमूल खाती हैं। 3 बार खाना खाने वाली रानियां 3 बेर नामक फल का सेवन कर कर ही जीवित रह रही हैं। तो ये अनेक बार पूछी जाने वाली पंक्तियां हैं। भूषण स्थिल अंग बिजुन डुलाती वे बिजुन डुलाती हैं। भूषण स्थिल अंग बिजुन डुलाती वे बिजुन डुलाती हैं। जिनके अंग भूषण यानी कि आभूषणों से स्थिल हो जाते थे, उनके अंग अब भूख से स्थिल हो गए हैं। उनकी शरीर में अब जान नहीं रहती, वे अब केवल बिजुन डुलाती रहती हैं। पंखे से जिनके ऊपर हवा होती थी, वे खुद पर हवा बिजुने से हवा करती रहती है। भूषण भनंत शिवराज वीर तेर त्रास नगन जड़ाती वे नगन जड़ाती हैं। भूषण भवन शिवराज बीन तेरे त्रास नगन जड़ाती, जिनके गहनों में नग आदि जुड़े हुए थे, वे आजकल नगन जड़ाती हैं, नगन दिखाई देती हैं। यानी उनके शरीर पर किसी तरह का कोई नग, कोई आभूषण दिखाई नहीं देता। ये व्यंजना है भूषण की, ये कमाल है भूषण का। उनकी कविताओं में इतना अलंकारों का प्रयोग है, अलंकारों की भरमार है, और कितना वीर रस भरा पड़ा है। ऐसा करने वाले एकमात्र कवि जो रीति काल में भी वीर रस की गंगा बहा रहे हैं पूरी तरह से, और वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं हमारे सामने लेकर आए हैं। ऐसे महान कवि हैं भूषण, जिनके बारे में, जिनकी रचनाओं के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और भूषण की इन सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।